इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वायनाड से कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की। गुरुवार को तिरुवनंतपुरम की चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी ने एलडीएफ सरकार की नीतियों की आलोचना की और जनता से पूछा कि पिछले 10 साल में यहां की सरकार ने क्या किया, आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को केरलम के तिरुवनंतपुरम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही केरलम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत भी की। अपने संबोधन में उन्होंने केरलम की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान किया तो वहीं सत्ताधारी दलों की नीतियों की जमकर आलोचना भी की। उन्होंने जनता से पूछा कि बीते 10 साल में यहाँ की सरकार ने आखिर क्या किया, आप लोग क्या चाहते हैं। What has this government done for you in 10 years? Nothing. Then what should you do now? Change? Do you all want change? I can't hear you. Do you know what a rich history of democracy, that Kerala has? Do you know that your society, your culture is an ideal in a way? That before even the great democratic movements of the world, you had saints here, you had teachers here. You had modern thinkers here, revolutionary thinkers, who instilled a sense of equality in your society. जनसभा से पहले प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब केरलम के लिए बदलाव जरूरी है। I think that it's time to bring about some change. I think that's what the people want as well. And as I said in my speech also, I think there is so much that can be done. If there is a good government that wants to support people and wants Kerala to go ahead and move fast, then they need to bring about change. What he is saying is actually what he himself is doing. कांग्रेस के दिग्गज लगातार केरलम में जनसभाएं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जनसभा के दौरान केरलम की एलडीएफ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और कम वेतन के मुद्दे भी उठाए। इसके साथ ही उन्होंने यूडीएफ सरकार बनने पर तमाम परेशानियों को दूर करने का वादा भी किया है। वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को केरलम के तिरुवनंतपुरम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सीएम धामी ने नगर निगम देहरादून को सौगात दी है। इस दौरान सीएम धामी जो है देहरादून में पहुंचे हुए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं देहरादून। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने आज जिस आत्मीयता से, सम्मान से सभी का यहाँ पर स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज सच में ये हॉल के आज लोकार्पण और हमारी जो विरासत है उसके संवर्धन और उस विरासत को सजोने का काम इस युगमंदिर हॉल के माध्यम से हुआ है। उनके परिवारजन भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज सच में वातावरण आज बहुत अच्छा है, शांति है और एक सकारात्मक वेग आज इस वातावरण में हम सब के बीच में अपनी उपस्थिति दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का जो उत्साह है वो इस बात का प्रमाण है कि देहरादून का जो विकास है अब वो केवल एक सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जिस प्रकार का मैं अपने सभी दायित्ववान लोगों का देखता हूँ, माननीय विधायकों का देखता हूँ या अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का देखता हूँ या समय समय पर हमारे पार्षदगणों का भी देखता हूँ, वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देहरादून का जो विकास है वो केवल अब सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर से अब आवाज उठने लगी है। भाइयों बहनों, देहरादून में
जो यहाँ की सरकार है, शहर की आपकी सरकार है, अभी 1 साल का वर्ष आप सब लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है और अनेक काम भी आप लोगों ने पूरे किए हैं। यहाँ पर मेयर श्री सौरभ थपलियाल जी ने, यहाँ की नगर निगम की पूरी टीम ने, हमारे सभी पार्षदगणों ने, मैं सभी पूरी टीम को इस 1 वर्ष में अनेक उपलब्धियां जो आप सब लोगों ने प्राप्त की है, उसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले अभी जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, उनसे भी मिलने का अवसर मिलेगा। और सच में हमारे स्वच्छता सैनिक भी जो ऐसे कर्मयोगी हैं, साथी हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के दिन रात एक कर्मयोगी की तरह काम करते हैं और देहरादून शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में निरंतर जुटे रहते हैं। इसके साथ ही आज यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो अनेक कार्य जो विकास के किए जा रहे हैं, उन कार्यों को और विस्तृत जानकारी भी देखने को मिली है। वो उसको देखकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा अनुभव हुआ है। लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, हमें अभी और मेहनत करनी है। देहरादून शहर को हमको हर रैंकिंग में, देश के प्रमुख शहरों की रैंकिंग में अग्रणी स्थान पर लाना है। जैसे मैं राज्य के लिए कहता हूं कि हमको अपने राज्य को देश के हर मानक पर अग्रणी श्रेणी के राज्यों में लाना है, उसी प्रकार से देहरादून महानगर को भी हमको अग्रणी जो निगम होते हैं, अग्रणी जो शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उसमें हमको लाना है। तो आप लोग को और अधिक मेहनत करनी है। जितनी मेहनत हो रही है उससे भी अधिक मेहनत करनी है। क्यों, तैयार है ना आप लोग और मेहनत करने के लिए? अरे आज तो सब काम करने वाले ही लोग अंदर बैठे हैं, जिनके कारण से ही नगर निगम जो है हमारा नंबर 1 का नगर निगम बनना है। जिनके परिश्रम से, जिनके प्रयासों से। क्यों सौरभ जी, तैयार है ना? भाइयों बहनों, आज हमने जो है यहाँ पर 2 परियोजनाओं का यहाँ पर लगभग 4 करोड़ की लागत से अधिक की योजनाएं हैं, इनका विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से देहरादून निश्चित रूप से विकास, विश्वास और भविष्य की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेगा। यहाँ के हमारे नागरिकों को, आने वाले लोगों को अनेक उनके जीवन को सरल बनाएगा, सुलभ बनाएगा। और आज जिस जुगमंदर टाउन हॉल में हम सब एकत्र हुए हैं, उसका एक जीर्णोद्धार केवल एक भवन का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि हमारी विरासत के सम्मान और विकास की नई सोच का प्रमाण है। अब यह हॉल देहरादून की नई पहचान का प्रतीक बन चुका है। अगर मैं इसको नए पहचान का प्रतीक कह रहा हूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां अतीत की गरिमा भी है और भविष्य की अनेक संभावनाएं भी हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इस हॉल में आया हूं और 2017 का मुझे ध्यान है, जब सरकार बनी थी तो यहीं पर जो है एक सम्मान का कार्यक्रम हुआ था सभी विधायकों का। तो उसमें हमारे कपूर साहब भी थे उसमें, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पूरा इसका दृश्य बदल गया है। विरासत भी है और विकास भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, विकास और विरासत दोनों रहनी चाहिए, यानी कि हमारी विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए और उसमें नवाचार भी होना चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए। तो उसमें पूरा सम्मिश्रण इस हॉल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्रों के विकास, नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के विकास कार्यों से जुड़े कार्यों का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही केदारपुरम में कैनाल के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया है। ये सभी कार्य स्वच्छ
और स्वच्छ सुंदर देहरादून के हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपके डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। अब राघव चड्ढा की जगह ये जिम्मेदारी अशोक मित्तल को दे दी गई है। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद है। राघव चड्ढा की जगह लेने वाले अशोक मित्तल ने बताया कि ये एक प्रक्रिया है। अभी तक राघव चड्ढा के पास ये जिम्मेदारी थी, अब मेरे पास है। राघव से पहले ये जिम्मेदारी एनडी गुप्ता के पास थी। ये जिम्मेदारी, इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपके डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है। अब राघव चड्ढा की जगह ये जिम्मेदारी अशोक मित्तल को दी गई है। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। राघव चड्ढा की जगह लेने वाले अशोक मित्तल ने बताया कि ये एक प्रक्रिया है। अभी तक राघव चड्ढा के पास ये जिम्मेदारी थी, अब मेरे पास है। राघव से पहले ये जिम्मेदारी एनडी गुप्ता के पास थी। जैसे मैंने बोला, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को जड़ तक फॉलो करती है और हर सांसद को, हर नेता को वो चाहते हैं अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा सके ताकि वो भी सीखें और उनके नएपन का भी पार्टी को और देश को फायदा हो सके। तो उस कड़ी में ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। राघव जी से पहले एनडी गुप्ता जी के पास थी, मेरे बाद किसी और के पास जाएगी। तो ये तो प्रक्रिया होनी ही चाहिए हर डेमोक्रेटिक पार्टी में। राघव चड्ढा के हटाए जाने पर अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये बात तो साफ है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। जल्द ही राघव चड्ढा पार्टी छोड़ेंगे। देखो भाई, ये तो आम आदमी पार्टी का फैसला है, क्योंकि वो किसी को बनाते हैं, किसी को हटाते हैं। लेकिन हाँ, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आम आदमी पार्टी में। खास करके राघव चड्ढा जी और आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखेंगे राघव चड्ढा जी और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग होंगे। दोनों एक दूसरे को गाली भी देंगे, दोनों एक दूसरे के भेद भी खोलेंगे। चल रहा है, ये तो सबको पता है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर इसलिए भी एक्शन लिया क्योंकि जब दिल्ली में आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कईयों को जमानत मिली, उस पर राघव चुप थे। और तो और पिछले कुछ दिनों से राघव पार्टी से कटे हुए भी नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को पूर्व नियोजित और निंदनीय बताते हुए ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस हिंसा के बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक से में 7 न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। चुनाव आयोग ने एनआईए से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ द्वारा 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को पूर्व नियोजित और निंदनीय बताते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी की जांच एनआईए को सौंप दी है। चुनाव आयोग ने एनआईए से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। एनआईए को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग की तरफ से लिखा गया है कि यह मामला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र में वीडियो कार्यालय में एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव से संबंधित है, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनडीए नेताओं ने भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। देखिए, देश की एक अंग राज्य में इस तरीके की घटना घट रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, भारत के जो चीफ जस्टिस है, वो रात 2 बजे तक जग कर
उस घटना की बारीकियां देख रहे हैं कि किस तरीके की रिपोर्टिंग ले रहे हैं, तो इससे शर्म होने जैसे इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और जो बयान आया है वो पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में थे, किशोर दत्त, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। यानी ये पूरा जो उनकी जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी के खिलाफ। न्यायिक अधिकारियों पर हमला किया गया, बंद उनको कैसे घेरा गया, रात में 11-12 बजे उनको छुड़ाया गया। ममता बनर्जी ने शपथ लिया था बंगाल की रक्षा के लिए, बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए। और रक्षा किसकी कर रही है? रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की। जिस तरह न्यायिक अधिकारियों के साथ बर्बर जिन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों ने, रोहिंग्या ने जिस तरह उनको घेरा, रात में 12 बजे के बाद उनको छुड़ाया गया और कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। जिस तरह की बांग्लादेशी की रक्षा के लिए ये ममता बनर्जी की सरकार काम कर रही है, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। बंगाल की सरकार जिसके नेतृत्वकर्ता ममता दीदी हैं, अराजकता का माहौल है, गुंडों का राज है। कानून का राज समाप्त हो गया, गुंडों का राज कायम हो गया। और वो अपने सरकार के असर डाल करके लोगों के हक मारी करने का काम किया जा रहा है। नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के गैर मुताबिक काम हो रहा है और यही कारण है कि वहाँ की जनता ऊब चुकी है। चुनाव आयोग ने एनआईए से कहा है कि आपसे अनुरोध है कि मामले की आवश्यक जांच कराई जाए और न्यायालय के निर्देशानुसार प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। वहीं गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों को हटाया और न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें लगभग 9 घंटे तक घेर कर रखा गया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस अपने ही दिग्गज नेताओं से घिरे हुए नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं में किसी ने संगठन कमजोर बता दिया तो किसी ने गैस सिलेंडर की कमी होने से नकार दिया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन ना हो वो कमजोर ही होगी। संगठन ही किसी न किसी रूप में पार्टी को मजबूती देती है। वहीं दूसरी तरफ एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एलपीजी संकट को लेकर स्पष्ट किया कि इतना कोई संकट नहीं है जितना माहौल बन रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस अपने ही दिग्गज नेताओं से घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के 2 नेताओं में से एक ने संगठन को कमजोर बता दिया और दूसरे ने गैस सिलेंडर की कमी होने से ही नकार दिया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन न हो वो कमजोर ही होगी। संगठन ही किसी न किसी रूप में पार्टी को मजबूती देता है। देखो बात यह है कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन ना हो और संगठन ही किसी न किसी रूप में किसी पार्टी को मजबूती देता है, तो कमज़ोरी इसी बात की रही कि सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए कांग्रेस में रहने के जो लोग थे वो पार्टी की विचारधारा से या पार्टी की लीडरशिप से अलग इस बात से प्रेरित थे कि हमारे को राजनीति में जगह मिल सकती है किसी न किसी रूप में अगर हम कांग्रेस की टिकट लेने में सक्षम रहे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एलपीजी संकट को लेकर स्पष्ट किया कि इतना बड़ा कोई संकट नहीं है जितना कि माहौल बनाया जा रहा है। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये एक माहौल बना लिया कि कमी है। मैं तो शोक यात्रा में आया हूँ। कमलनाथ और वीरेंद्र सिंह के बयान पार्टी आला कमान की सोच से बिल्कुल अलग हैं। राहुल गांधी आए दिन एलपीजी संकट को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन कमलनाथ के बयान से तो ये लग रहा है कि कोई एलपीजी संकट है ही नहीं। वहीं वीरेंद्र सिंह संगठन को कमजोर बताकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।